हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर सतबीर कादियान मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे सर किस तरीके के हालात जो है वो मौजूदा समय में बने हुए हैं। जिस तरीके यदि हम जिक्र करें, बारिश को लेकर जिक्र करें, क्या कुछ स्थिति है मौजूदा समय में? हरियाणा में जो दो रिवर्स हैं जो स्टेट बाउंड्री को डिफाइन करती हैं, जिसमें यमुना यूपी के साथ हमारी बॉर्डर को डिफाइन करती है और इधर से घग्गर, दोनों नदियों के अंदर इस वक्त उनके जो प्लेन्स हैं उसमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। टोटल हमारे 11 जिले हैं जिनके लगभग 240 गांव हैं जिनमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति बनने का कारण भी मुख्यतः ये है कि ये जो बारिश हुई है ये बहुत शॉर्ट स्पेल में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, तो इससे उन एरियाओं के अंदर, सभी एरियाज़ के अंदर थोड़ा जल भराव हो गया है। तो उसकी निकासी का अब क्योंकि सबसाइड कर गई है, दोनों रिवर्स के अंदर पानी का जो स्तर है वो जैसे घर के अंदर लगभग 75,000 क्यूसेक तक पानी चला गया था, जो अब नॉर्मलाइज हो रहा है। ऐसे ही यमुना में भी 3.5 लाख क्यूसेक पानी चला गया था, वो भी नॉर्मलाइज हो रहा है। ये लगभग 20% के करीब दोनों में पानी है इस वक्त। तो बाढ़ की स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हैं और पानी जो है जो भर गया था उन एरिया से कम होता जा रहा है। सर अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग द्वारा जो है वो लगातार येलो अलर्ट्स और कुछ एक एरियाज़ के अंदर जो है वो रेड अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। यदि हम हिमाचल का जिक्र करें तो हिमाचल में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और हरियाणा में भी कुछ एक इलाकों में बारिश हो रही है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ जो अल्टरनेट्स जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और किस तरीके की स्थिति जो है वो बनेगी? एक तो नेचर को हम टेम नहीं कर सकते, हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे जो फ्लड कंट्रोल के इंतजाम थे वो मुख्यतः हमारी ड्रेन्स की क्लीनिंग, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी, हमारे बंद की मजबूती, और जहाँ जहाँ पे पानी के लिए सरफेस ड्रेनेज की पॉसिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे सब सरफेस पाइप ड्रेनेज का प्रोविजन हम किया था। तो आप देखेंगे जो हमारा भीतर का एरिया है, इनलैंड का एरिया, वहाँ पे हमें कुछ बाढ़ की कहीं पे नहीं की आपको कोई शिकायत नहीं। इन दो मुख्य हैं, इनकी जो अगर एरिया उनमें हमारे पास बाढ़ की स्थिति बनी हुई, उससे निपटने के लिए हम सिर्फ ये है कि एक तो उससे पानी का जो उसके कई सारे या कई जगहों पे क्रॉस पैसेज नहीं है, रोड बनी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन बनी हुई है, उन सब को हम क्लियर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक हम बिल्कुल स्थिति हथनीकुंड बैराज का यदि हम जिक्र, उसको लेकर राजनीति या किसी तरीके की फिगर्स को लेकर जो है वो कोई अपडेट जो है वो दिल्ली के सीएम को नहीं दी जा रही, क्या है? जी, एक तो दिल्ली जो हम दिल्ली सरकार के साथ अपनी सूचनाएं जो साझा करते हैं उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ये टोटल डाटा हमारे पास स्काडा में अवेलेबल होता है जो HKB पे हथनीकुंड बैराज पे लगा हुआ है। तो पहली बात है सूचनाओं को साझा करने की, सूचनाओं को हम साझा करते हैं। जो पानी हमारे पास हथनीकुंड में अवेलेबल है उसको दिल्ली तक पहुंचने में लगभग 48 आवर्स का समय लगता है। तो हमारे पास तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप समझ लें कि तो हमारे पास जितनी अवधि में हम उसका लेते हैं और वो दिन में हर घंटे के बाद अपडेट होता रहता है। पहली बात, हम सूचनाओं को साझा कर रहे हैं। दिल्ली में जो पानी को छोड़े जाने वाली बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हथनीकुंड बैराज है वो डैम नहीं है, वहां पे कोई पानी रोका नहीं जा सकता। जो पीछे से आता है वो स्वतः आगे जाता है। बैराज इसलिए बनाया गया क्योंकि हम दो जगहों पे, जमुना खाल जिसमें पीने का और हरियाणा का पानी लेते हैं, और एक ईस्टर्न जमुना कैनाल के यूपी के एरिया को पानी लेके जाती है। अब जब जब तक 1 लाख क्यूसेक रहता है तक दोनों नहरें ऑपरेशनल रहती हैं, इनमें भी पानी आता है। जैसे ही पानी की मात्रा 1 लाख से अधिक हो जाती है तो इन दोनों को नहरों तकनीकी कारणों से बंद करना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन की स्टडी है कि अगर पानी 1 लाख से अधिक इन नहरों के अंदर चलाएंगे, मतलब 1 लाख के होते भी नहरों को चलाएंगे जिसमें कैपेसिटी 6,000 क्यूसेक है, दूसरे की डिजाइन कैपेसिटी लगभग 18,000 क्यूसेक है, अगर इनको चलाएंगे तो इनमें बहुत ज्यादा गाद और पत्थर आ जाएगा।
उससे दोनों नहरें परमानेंटली बर्बाद हो जाएंगी। तो सोचा ये गया कि हम पानी को सीधा जाने दें और उसमें ये बाधा क्रिएट ना करें। अब वो पानी जब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में पहला पॉइंट आता है वजीराबाद बैराज। तो वजीराबाद बैराज का ऑपरेशन, उसका मेंटेनेंस, वो टोटल दिल्ली उस बैराज गेट्स को अक्सर बंद करता है क्योंकि वहां से उनको अपनी पूर्ति करनी होती है। वहां पे एक रिजर्वायर है, उसमें से उठाते हैं। तो जब उनको सूचना पहले से है अवेलेबल कि हथनी कुंड से पानी इतना चला है और इतने घंटे बाद दिल्ली में पहुंचेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो किया होगा और उन गेट्स को गेटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम आईटीओ गेट कहते हैं, वो उस पे खाली गेट्स लगे हुए, वहां कोई डाइवर्शन नहीं है। उन गेट्स में वो 32 गेट है, उसमें 28 परमानेंट खुले रहते हैं, 4 गेट्स को लंबे अरसे से नहीं किया। तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि अब अगर सडनली ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ये नहीं कह सकते थे कि ये उसकी वजह से हुआ, ये कृत्यों की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। एक जो जो किसी बैलेंस पानी अधिक आया और वो पानी चला गया वजीराबाद तक, वजीराबाद से आईटीओ, मान लो उसमें से मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें कि जी 4 गेट बंद है। अगर उन 4 गेटों की बजाय मैं सारे के सारे 32 के 32 गेट्स को बंद रखता हूं और 1000 क्यूसेक जो ईस्टर्न यमुना कैनाल का पानी है वो यमुना में छोड़ देता हूं, तो वो सीधा पानी अगर दिल्ली जाता है तो मात्र 17.5 सेंटीमीटर का 24 घंटे में 17 सेंटीमीटर का ही राइज मिलेगा। बंद है, पर मेरी स्थिति में तो 28 गेट तो खुले ही हुए हैं, जो कि भी मान रहा है कि गेट। पहली तो ये कि क्योंकि वो गेट बंद वो फ्लड आ, बिल्कुल तथ्यों से हीन बात। दूसरी बात आती है कि ईस्टर्न यमुना कैनाल को बंद कर दिया गया, में भी ऐसा लगता है उसमें कि जानबूझ बंद कर दिया। ये है कि ईस्टर्न यमुना कैनाल बंद थी, वेस्टर्न यमुना कैनाल बंद थी, दोनों को साथ बंद किया जाएगा। कहानी क्या हुई है कि ईस्टर्न कैनाल में भी पानी जिसकी डिजाइन मैंने बताया 6000 क्यूसेक है, उसमें अक्सर 4000 क्यूसेक पानी लेते हैं। अब कल की जो स्थिति में आकलन किया उसमें सिर्फ 1000 क्यूसेक ही पानी चल पाना संभव है क्योंकि वहां पे भी डैमेज हो गया है। वहां पे भी जो 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 कैनाल है उसका एक टैंक मुझे पता चला है कि काफी हो गया है, रोड हो गया है, तो उसमें पानी चलना संभव नहीं। पर इस तरीके से कहना कि जी ईस्टर्न यमुना कैनाल को बंद कर दिया और डब्ल्यूजेसी को चला दिया, उस वजह से बाढ़ आई है, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिना फैक्ट्स वाली बात है। किस तरीके से देखते हैं? आपने अपना पक्ष रख दिया, अपनी सारी बातें रखी, बिल्कुल पॉइंट्स रखे आपने, तो दिल्ली के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको जिम्मेवारी आखिरकार किसकी है और कौन उठाने से जो है पीछे हट रहा है? मैं देखो, एक तो गलतियां स्वीकार करने में बिलीव करता हूँ। मेरी सबसे ये अनुग्रह है कि वो स्टेट ऑफ डिनाइल में बिल्कुल ना रहे। चूक हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन फ्लड के टाइम के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, फ्लड को इफेक्टिवली कैसे हैंडल किया जाता है। जो देखने वाली बात है वो ये है कि क्या दिल्ली सरकार ने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया। मान लो कमियां रहती हैं तो क्या उन कमियों को दुरुस्त किया, और जो लेसन्स इससे लिए जाने चाहिए क्या वो लिए। अगर मैं मान लो ये कह ही दूं कि दिल्ली में फ्लड का कारण तो मात्र हरियाणा है, तो ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। फिर हरियाणा करेगा तो दिल्ली में फ्लड ठीक होंगी, नहीं करेगा तो नहीं ठीक होंगी। ये बिल्कुल एकदम वो मैं इसको मिसगाइड करने वाला और फैक्ट्स के बिना कोई करने वाली बात है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें लेसन्स हैं, देयर आर लेसन्स, मैं बताता हूं आपको। हाँ, या इसके अलावा सर एक अंतिम सवाल मेरा ये भी रहेगा, लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हथनी कुंड बैराज से 7 किलोमीटर पहले अब एक बांध जो है वो उसको बनाने को लेकर जो है वो कवायद शुरू की जा रही है हरियाणा और हिमाचल के बीच में। क्या कुछ कवायद की जा चुकी है? सेंट्रल वाटर मिनिस्टर्स को जो है वो लेटर भेजे गए हैं, क्या कुछ है? ये बिल्कुल सही बात है और इसका श्रेय मैं हमारे जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनको दूंगा। यमुना पे कोई भी स्टोरेज नहीं है। यमुना के उद्गम स्थान से लेके और जहां तक ये जाती है आखिर में गंगा में मिलने के बाद और फिर ये
बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, कोई इस पे स्टोरेज नहीं है। हालात ये हैं कि यमुना में पानी का स्तर एक समय 8.5 लाख क्यूसेक तक टच कर जाता है और गर्मियों में 2000 से भी नीचे चला जाता है। तो अगर हम इस पे एक बांध बना लें तो हम उन दिनों में खास तौर पे जिन दिनों में हमें पानी की आवश्यकता होगी, इस पानी को हम ले सकेंगे। इसके लिए एक पहल की गई है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं 2 बार साइट पे विजिट करके आए, देख के आए, और ये आइडिया उन्हीं का है कि यहाँ सोचो। तो हमने इसकी तकनीकी जांच करवाई, इसकी जिसको कहते हैं फिजिबिलिटी, तो इसको फिजिबल पाया गया है। ए बी, इसकी हमने एक टेंटेटिव कॉस्ट एस्टिमेट और इसके एक प्रपोजल, ड्राफ्ट प्रपोजल भी बना ली है। और मुझे लगता है कि इसका फायदा दिल्ली को भी होगा, क्योंकि उनके पानी की व्यवस्था इस पे निर्भर करती है। सब लोग साथ देंगे इसमें, और ये राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम जो पानी बाढ़ के दिनों में, जो बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में हमारा चला जाता है, उसका हम लोगों के हित के लिए उपयोग कर सकेंगे। लेकिन इसमें 2-3 चैलेंजेस भी हैं। नंबर 1, ये इंटरस्टेट मैटर है, जिसमें हमें बाकी स्टेट्स की एक तरीके से सहमति लेनी पड़ेगी। और दूसरा, इसमें यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो हमें फॉरेस्ट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अदरवाइज ये बिल्कुल ट्रैक पे है, और इसको हम समयबद्ध तरीके से कोशिश करेंगे कि ये संस्थापित हो जाए और इसका फायदा सब लोगों को मिले। एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है सर? बहुत डिफिकल्ट है कमिट करना, बट मुझे लगता है कि हम अगले 6 महीने में स्थिति में होंगे, अगर परमिशन, सर्वेइंग की परमिशन हमारी जो दूसरी स्टेट है, नेबरिंग स्टेट हिमाचल से आ जाए, और इधर हम अपनी ये जो कुछ क्लियरेंसेस हैं वो ले सकें, तो 6 महीने में हम प्रोजेक्ट प्रपोजल की स्थिति में होंगे। उसके बाद इसके निर्माण के अंदर आप मोटे तौर पे लगाइए कि 3 साल का समय लगेगा इस स्टेज के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सतबीर कांदे।